राजनीति से प्रेरित है, चुनाव प्रचार से रोका जाए इसलिए समन भेजा गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यह जवाब दिया। दूसरा समन गया 21 दिसंबर 2023 को। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आगे से कुछ जवाब तो नहीं दिया, लेकिन वह मेडिटेशन सेशन के लिए चले गए। तीसरा समन गया 3 जनवरी 2024 को, जिसका जवाब आपने सुन ही लिया। 5 चिट्ठी के अंदर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने डिक्लेयर कर दिया कि ये जो समन भेजा गया है ये इलीगल है। अब सस्पेंस बना हुआ है चौथी कार्रवाई पे। क्या अब समन भेजा जाएगा या फिर सीधा घर पहुंचेगी ईडी? क्योंकि कल आम आदमी पार्टी के कई सारे दिग्गज नेताओं ने कहा कि उनके सूत्रों के हवाले से ये जानकारी है कि आज दिल्ली के मुख्यमंत्री हो जाएंगे गिरफ्तार, लेकिन वो सूत्र काफी कमजोर निकले। गिरफ्तारी तो नहीं हुई, लेकिन आने वाले समय के अंदर अभी सस्पेंस बना हुआ है कि क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार होंगे या फिर तीसरा समन भेजा जाएगा या फिर जो वारंट है वो ईडी द्वारा जारी किया जाएगा, क्योंकि 3 समन भेजने के बावजूद भी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पेश नहीं हुए। इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का यह कहना है कि समन भेजा जा रहा है, अब कारण बताइए कि क्या मेरे पे कोई संदेह है इसलिए आप मुझे पूछताछ के लिए बुला रहे हैं, या फिर आप मुझे पूछताछ के लिए बुला रहे हैं कि आपको लगता है कि मैं गुनहगार हूं, तो कारण दिया जाए। लेकिन इस बीच ईडी के समन पर केजरीवाल ने क्या क्या बोला, आपको वह भी एक ब्रीफ दे देते हैं। शराब घोटाला हुआ ही नहीं, ये बहुत बड़ा कह सकते हैं ऐलान है इस वक्त का कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने स्पष्ट कर दिया कि घोटाला हुआ ही नहीं। अगर हुआ तो पैसे कहां हैं? शराब घोटाला हुआ तो पैसे कहां हैं? अब बीजेपी मेरी गिरफ्तारी चाहती है, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि गिरफ्तारी की सबसे ज्यादा बात आम आदमी पार्टी कर रही है। अब तक बीजेपी के किसी भी नेता द्वारा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर कुछ नहीं कहा गया। ईडी का समन राजनीति से प्रेरित है, पॉलिटिकली इसे इन्फ्लुएंस बताया गया। अब गैर कानूनी तरीके से मुझे समन भेजा गया है, ये बात दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कहते हुए नजर आए। तो बीजेपी में जाने वालों के लिए केस खत्म है। यह भी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा, यह जनतंत्र के लिए सही नहीं है। मेरे खून की एक एक बूंद देश के लिए है। 2 साल में कई बार छापे पड़े, मेरी सबसे बड़ी ताकत ईमानदारी है। ईडी सीबीआई का गलत इस्तेमाल हो रहा है, ये बात दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कही। तो आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, लेकिन इस मुद्दे पर कई सारे सवाल खड़े हो जाते हैं। सबसे पहला सवाल तो यही है कि क्या आप दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी होने वाली है? क्योंकि आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं का, आतिशी का, सौरभ भारद्वाज का कल अपने एक अकाउंट पर यही कहना था कि आज तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी होने वाली है। उनके सूत्र ऐसा बता रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। इस बीच जब हम बात कर रहे हैं आगे ईडी की कार्रवाई को, तो क्या अब ईडी की कार्रवाई आगे गिरफ्तारी होगी या फिर एक और समन भेजा जाएगा? क्योंकि 3 तो भेज दिए गए और नकार दिए गए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा कि ये राजनीति से प्रेरित है। ईडी के सामने पेश क्यों नहीं हो रहे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल? बड़ा सवाल तो ये है कि अगर बीजेपी कह रही है कि आप पाक साफ हैं, कॉन्फिडेंस है आपको कि शराब घोटाला हुआ ही नहीं, तो ईडी के सामने पेश कीजिए, इन्वेस्टिगेशन का जवाब दीजिए, ठीक है। इस बीच सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि क्या ईडी सच में राजनीति से प्रेरित है? क्योंकि आंकड़े कुछ ऐसा ही बताते हैं कि ईडी की कार्रवाई केवल और केवल विपक्ष पर होती है। पिछले 2014 से लेकर जब 2022 तक के आंकड़े हमने खंगाले तो पता चला बीजेपी के एक नेता, आई रिपीट, बीजेपी के एक नेता के ऊपर ईडी की कार्रवाई नहीं हुई। सहयोगी दलों से जांच की गई, लेकिन बीजेपी के किसी नेता के ऊपर कार्रवाई नहीं हुई। ईडी सीबीआई का क्या इस वक्त देश में गलत इस्तेमाल हो रहा है? आज विस्तार से इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, परिचय आपको करा दे। अकिल खान हमारे साथ है, नेता आप से। डॉक्टर आशीष आंडा बीजेपी नेता है। प्रमोद कुमार हमारे साथ अधिवक्ता है सुप्रीम कोर्ट से। रवि अरोड़ा हमारे साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का अपना कीमती समय देने के लिए। सबसे पहले शुरुआत आशीष आंडा जी आपसे करते हैं। इस वक्त बाजार में अफवाह है बीजेपी इज इक्वल्स टू ईडी। जी आशीष आंडा जी। पलक जी, आपको, मेरे सभी आदरणीय को पैनलिस्ट को और आपके चैनल के सभी प्यारे प्यारे दर्शकों को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मेरे यानी डॉक्टर आशीष का प्यार भरा नमस्कार। पलक जी, आपको मालूम है ये जो आम आदमी पार्टी और इसके सरगना अरविंद केजरीवाल जी हैं, ये विक्टिम कार्ड खेलने के महारत हासिल किए हुए हैं और इस समय जिस तरीके से ये ईडी से भागते फिर रहे हैं, ये अपने आप को दोषी ही नहीं भगोड़ा साबित करने पे भी उतारू हो रखे हैं, क्योंकि ये भागने में बहुत माहिर हैं।
जब दिल्ली में जल का हमारा ये क्या कहते हैं ना भराव हो गया था, तो ये विपाशना उस समय भी भाग गए थे। जब पानी की सप्लाई की कमी हो गई थी तो गोवा भाग गए थे। कोरोना के टाइम पे जिम्मेवारी से भाग गए थे। शिक्षक धरना देने बैठे तो पंजाब भाग गए थे। पहला समन आया तो ये इलेक्शन विधानसभा के नाम पे भाग खड़े हुए, दूसरा आया तो विपासना के नाम पे भाग खड़े हुए, और अब तीसरा आया तो लोकसभा इलेक्शन की दुहाई देके ये खुद को बचाते फिरते भागते नजर आ रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि वो अरविंद केजरीवाल जो कहते थे कि अगर किसी के ऊपर आरोप लगता है तो पहले होनी चाहिए रेजिग्नेशन और फिर होना चाहिए इन्वेस्टिगेशन या इंटेरोगेशन, वही अरविंद केजरीवाल आज जब अपने ऊपर इल्जाम लगते नजर आ रहे हैं तो उस समय ये जांच एजेंसी को सहयोग देने का अपना सारा वादा भूल चुके हैं। हैरानी और दुख की बात यह है कि संविधान की कसम खाके जो संवैधानिक उच्च पदों पे बैठे हुए अरविंद केजरीवाल जैसे व्यक्ति हैं, ये खुद संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। ना इन्हें ईडी पे भरोसा, ना सीबीआई पे भरोसा, और ना ही इन्हें कोर्ट पे भरोसा। आप खुद सोच के देखिएगा, ये होते कौन है ये कहने वाले कि ये समन इलीगल है, ये ईडी की संवैधानिकता के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। अच्छा, अगर इनको लगता है, इनके बैटरी ऑफ लॉयर्स कहते हैं कि ये समन इलीगल है, तो क्यों नहीं कोर्ट में जाके इनके अगेंस्ट ये स्टे ले लेते? ये मीडिया चैनल्स पे आके अपने यहाँ लोगों को इकट्ठा करके विक्टिम कार्ड प्ले करके नैरेटिव सेट करने का एक बहाना बना के ये क्या प्रूव करना चाह रहे हैं? ये सीधा सीधा किसी ने, ईडी ने कहा कि इनको गिरफ्तार करने आ रहे हैं। भाई, आपका नाम 10 जगह आया, अलग अलग लोगों ने इंटेरोगेशन में आपका नाम लिया, तो आपसे आपका पक्ष पूछने के लिए, जांच में सहयोग देने के लिए आपको बुलाया जा रहा है। आइए जांच में सहयोग कीजिए ताकि दोषियों को सजा मिल सके। आप अपनी जिम्मेवारी से भाग रहे हैं, ये क्या उचित है? ठीक है आशीष जी, आपके पास वापस आएंगे। अकिल खान जी, उनसे जान लेते हैं। सर, आम आदमी पार्टी का कहना है कि ये नोटिस इलीगल है। क्या सर आप जस्टिफाई कर सकते हैं कि ये नोटिस इलीगल क्यों है, ये समन इलीगल क्यों है? ये जो मैडम देखिए, ये जो एक्सपर्ट है, लीगल एक्सपर्ट, ये उनके ओपिनियन है, ये अरविंद केजरीवाल जी की अपना ओपिनियन नहीं है। जो लीगल बात होती है, अब 2 बार और 3 बार अरविंद जी ने लिख करके भेजा है कि ये इस वजह से इलीगल है या ये इस वजह से नॉट वैलिड है, तो उसके जवाब क्यों नहीं देती ईडी? पहली बात। दूसरी बात यह है कि भारतीय झूठ पार्टी भयंकर झूठ पार्टी में कन्वर्ट हो चुकी है। इतने झूठ बोल रहे हैं ये कि हद हो चुकी है। आप मुझे ये बताइए, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, आर्टिकल 21 है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें ये साफ दिया हुआ है कि यू आर इनोसेंट अंटिल प्रूफ गिल्टी। सर, आप गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, पीएमएलए पे ये लागू नहीं होता सर। इन्होंने ये इस बात को ये बोला है कि ये यू आर गिल्टी अंटिल यू आर प्रूवन इनोसेंस। पीएमएलए पे ये लागू नहीं होता सर, इसमें है ना, पीएमएलए पे ये लागू नहीं होता सर। गिल्टी का ही नहीं आपको अभी तक। हाँ भाई, इसके ऊपर सुप्रीम, देखिए सर, सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कहा है कि अगर पार्लियामेंट कोई ऐसा फैसला लेता है, लॉ बनाता है, तो वह हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। इस एक्ट के अंदर ये सही है सर। लेकिन ये जो भारतीय झूठ पार्टी है, जिसकी पीछे वो मोर्चा गैंग है इनका, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कितनी बार कर चुके हैं अटैक, और उन्होंने उस जज को कहा कि आप नहीं डिसीजन दोगे, और बेचारे का रिटायरमेंट हो गया। ये काम होता है बीजेपी वालों का। ये पावर का जो इस्तेमाल कर रहे हैं, ये बहुत ही गलत इस्तेमाल हो रहा है। और यही ईडी को मैं नहीं दोष देना चाहता हूं, ईडी के अंदर अच्छे लोग हैं और जिम्मेदार लोग हैं, लेकिन जब ऊपर से आएगा, उनके ऊपर एक डर का माहौल पैदा किया जाएगा, उनको मतलब थ्रेट किया जाएगा कि आपके अगेंस्ट में हम ये कर सकते हैं, जो किया भी है उन्होंने कुछ ऑफिसर्स के साथ में। बताइए, सवाल का जवाब दीजिए, कहानी मत सुनाइए। ये भेजना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात ये है, ये इलीगल क्यों है? क्योंकि कोई इसमें अरविंद केजरीवाल जी से कुछ नहीं बोला गया कि आप क्या है, अक्यूज्ड हैं या फिर गवाह हैं, आप क्या हैं इसके अंदर। वो 2 साल के बाद आप कभी नहीं बोला जाता। इलेक्शन नजदीक आ रहा है। जी हेलो जी सर, आपकी आवाज हम तक पहुंच रही है। आवाज आ रही है मेरी आपको? जी जी हाँ, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये जो है इलीगल है, और किसी भी एक्सपर्ट से आप पूछ लीजिए, लीगल एक्सपर्ट से, वो बता देगा कि इलीगल है। ठीक है सर, प्रमोद जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं।
प्रमोद जी बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय देने का। आशा करती हूँ आप तक मेरी आवाज पहुंच रही होगी। सर, अकील खान नेता आपसे हमारे साथ जुड़े हुए हैं सर, और उनका कहना है कि अरविंद केजरीवाल जी को जो समन भेजा गया है वो इलीगल है। आपका इस पर लीगल पॉइंट ऑफ व्यू क्या है सर? आपकी आवाज ये वक्तव्य दे रहे हैं, मैं आपके पास आती हूँ। बता रहे थे भारत के संविधान का बता रहे थे 21 का, और इनके नहीं, आम आदमी पार्टी का इवेंट जो है इनके संयोजक अरविंद केजरीवाल हैं, जो कानून की दुहाई देते हैं और कानून की बातें करते हैं। ऐसा लगता है कि पूरी जमात जो है अनपढ़ों की जमात है। ये जज भी अपना होना चाहते हैं, वकील भी अपने आप को बनना चाहते हैं, और सब कुछ अपने आप को कर रहे हैं। बताइए, एक संवैधानिक पद पे बैठा हुआ है आदमी जो दिल्ली राज्य का मुख्यमंत्री है, और ऐसा बेहूदी बात करता है कि नहीं जी ये गैर कानूनी है, ईडी गैर कानून है, ये ईडी फलाने चीज है। ये बताइए, इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट ये भी जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, उसमें आया हुआ है। ये एक जो हमारा लॉ जो है उसको प्रोटेक्ट करने का एक बना हुआ है। यदि हमारा मुखिया ही ये कह देगा कि इलीगल है तो बाकी जनता क्या करेगा? और मैं आज कुछ दिन पहले जो है अरविंद केजरीवाल का एक वक्तव्य सुन रहा था, बहुत पॉपुलर इसमें है, कि ये खुद कह रहे थे कि अरे देश तो धोखा हो गया, देश के साथ धोखा हो गया, इन्होंने सोनिया गांधी को ईडी या सीबीआई ये क्या कर रहा है उसको इंट्रोगेट करो और उसके बाद उससे पूछो जबरदस्ती और उसके बाद निकालो। यही बात क्या है, इस जो है लोगों को बेवकूफ बनाना, ये समझे। सर, पीएमएलए क्या कहता है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट क्या कहता है? इस वक्त जो बार बार आप समन भेज रहे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को, क्या ये इलीगल है सर? अभी बयानों में नहीं जा रहा, लॉ क्या कह रहा है सर? पीएमएलए एक्ट है, ये गवर्न होता है सीआरपीसी के तहत, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में हमारे इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को ये दायित्व है कि वो पहले सम्मन करेंगे, सम्मन के बाद यदि कोई नहीं आता है एक्यूज तो उसको बेलेबल वारंट करेगा, बेलेबल वारंट में भी यदि नहीं आता है तो नॉन बेलेबल वारंट होगा, नॉन बेलेबल में भी यदि नहीं आता है तो ऐसी हालात में उसको बेरासी भगोड़ा साबित किया जाता है। भगोड़ा के बाद भी नहीं होता है तो जब्ती कुर्ती किया जाता है। ये सिविल प्रोसीजर कोड है। लेकिन प्रमोद जी आप सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं और हमसे ज्यादा बेहतर जानते हैं, समन भेजना इलीगल है क्योंकि इस वक्त दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं, पहले आप मुझे बताइए क्या मैं कल्प्रिट हूं, क्या मैंने कोई गुनाह किया है, या फिर आप मुझे कोई गवाही के लिए बुला रहे हैं? पहले बताइए तो सही, आप बुला क्यों रहे हैं? क्या ईडी की जवाबदेही है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को समन भेजने वक्त? जी प्रमोद जी, ओवर टू यू। मैडम, अरविंद केजरीवाल के लिए अलग से कानून नहीं बनेगा। अभी जो भारत के संविधान के बारे में बता रहे थे, आर्टिकल 14 कहता है एवरीवन इज इक्वल बिफोर लॉ। ये नहीं है कि चाहे आप किस नीचे रहिए या यहाँ का गरीब जनता रहिए, कानून सबके लिए बराबर है। जो सिविल क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है इनके लिए अलग नहीं बनेगा, और कोई ईडी का जो सम्मन है गैर कानूनी नहीं है। और यदि गैर कानूनी है तो इनके लिए लोअर कोर्ट बचा हुआ है, हाई कोर्ट बचा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट है। क्यों नहीं कहते हैं कि अब चीफ मिनिस्टर क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि अब पिछले 2014 से लेकर जब हम आंकड़े उठाते हैं 2022-23 के, सर पता चलता है कि ईडी बहुत ज्यादा एक्टिव हो गई है। सर आपके पास आऊंगी, ईडी बहुत ज्यादा एक्टिव हो गई है, लेकिन ये एक्टिवनेस केवल और केवल ऑपोजिशन पर नजर आ रही है। विपक्षी पार्टियों के ऊपर केवल कार्रवाई हो रही है, जांच हो रही है, बीजेपी के सारे नेता पाक साफ है। रवि अरोड़ा जी, सवाल मेरे से है मैम? जी रवि जी, देखिए बात को समझिए। अगर सवाल उठता है तो सिर्फ एक ही उठता है जो ईडी की टाइमिंग है। टाइमिंग की जब हम बात करते हैं तो देखिए बात समझिए, केजरीवाल जी जो अन्ना हजारे आंदोलन से इनकी राजनीति शुरू हुई थी और किस प्रकार से देश की सत्ता में इन्होंने वादे किए थे और राम राज्य लाने की बात की थी, तो आज कहीं ना कहीं अगर सीबीआई और ईडी जांच कर रही है तो वो जांच करेगी शराब घोटाले की। और आपने भी देखा, पूरी दुनिया ने देखा किस प्रकार से वो एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री के नाम पर लगातार पूरी दिल्ली के अंदर शराब परोसी गई। और उसके बाद जब इस पूरे मामले की जांच शुरू हुई तो कहीं ना कहीं अगर यह गलत है, अगर यह ईडी जो सीबीआई जांच कर रही है अगर यह गलत है, तो आखिर सुप्रीम कोर्ट ने इनके नेताओं को, आम आदमी पार्टी के नेताओं को अब तक जमानत क्यों नहीं दी? क्या आप सर्वोच्च न्यायालय पे भी उंगली उठा रहे हैं? बात ईडी की टाइमिंग को लेकर है, ये बात ठीक है, विपक्ष उठाने उसकी मजबूरी भी है क्योंकि आगे 2024 की इलेक्शन है। और सही है, यह भी सही बात है कि अब तक जितनी भी सरकारें रही देश के आजाद होने से लेकर अब तक,
चाहे वो ईडी की बात करें, चाहे कोई भी जांच एजेंसी उठा के देख लीजिए, वो प्रधानमंत्री से ऊपर नहीं होती है। वो कहीं ना कहीं एक प्रेशर में काम करती हैं और कहीं ना कहीं रूलिंग पार्टी का पूरा प्रेशर रहता है। इस बात को कोई कोई इस बात को नकार नहीं सकता, चाहे कोई भी विपक्षी पार्टी जानते हैं, सभी राजनीतिक दल जानते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि अगर यह झूठी कोई एफआईआर तो हुई नहीं है, कोई ऐसा तो है नहीं कि जांच कोई गलत राह में जा रही है, तभी अभी तक जो आम आदमी पार्टी के नेता जेल में पड़े हैं उनकी जमानत आखिर सुप्रीम कोर्ट नहीं दे रही है। तो कहीं ना कहीं सवाल तो खड़ा होता है अपने आप में कि सर्वोच्च न्यायालय पे तो आप उंगली नहीं उठा सकते ना। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि टाइमिंग की अगर आप बात करते हैं तो ये बात सही है कि टाइमिंग को लेकर कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल को इसका शक बिल्कुल सही है। जिस प्रकार से तीसरा नोटिस अब आया है और अब अगला नोटिस अगर गैर जमानती वारंट अगर इशू होते हैं तो अगले महीने होंगे, उसमें उनकी गिरफ्तारी होना तय है। इतना तय है कि अब गिरफ्तारी की जो तलवार है अरविंद केजरीवाल पे लगातार लटक रही है और जांच के लिए भी अगर ईडी चाहती है तो उन्हें गिरफ्तार कर सकती है। टाइमिंग को लेकर सवाल जरूर उठता है और केजरीवाल जरूर इसमें सहानुभूति जनता की लेना चाहेंगे। लेकिन रवि जी, हमने ईडी के फॉर्मर डायरेक्टर से बात करी, टाइमिंग के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी कह रहे हैं और कई सारे आम आदमी पार्टी के नेता कह रहे हैं। ईडी के फॉर्मर डायरेक्टर का कहना है कि हम अपनी जांच कर रहे हैं। कोई भी राजनेता है तो लाजमी सी बात है कि कोई ना कोई चुनाव होगा और उसके प्रचार के लिए उसे जाना ही होगा। तो हम ये देखकर समन नहीं भेजेंगे कि जी अभी चुनाव है तो हम समन नहीं भेज रहे। जी सर, देखिए अगर नोटिस जारी करता है, सुनिए अखिल जी, इसके बाद में आपके पास ही आ रही है, बोलिए रवि जी। अगर देखिए, अगर ईडी चौथा नोटिस जारी करती है, गैर जमानती वारंट इशू करती है, तो ऐसा नहीं अरविंद केजरीवाल के पास ऑप्शन नहीं है, वो अपना एंटीसिपेटरी बेल ले सकते हैं, इसमें ऐसा कुछ है। लेकिन उससे पहले मतलब इनके पास भी कानूनी बहुत सारी रास्ते हैं। लेकिन जांच की जहां तक बात हो रही है उनके नोटिस को लेकर, मैं आपको बता दूं वो एजेंसी है, अपना काम कर रही है। बेशक आप ये कहिए दबाव में कर रही है, अगर आपको कुछ कहना है तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जाइए, बजाय कैमरे पे आके। अखिल खान जी, चलिए 2022 में चलते हैं सर। 2022 में हम इसलिए जा रहे हैं सर, जब पंजाब के विधानसभा चुनाव हो रहे थे उस वक्त ईडी ने कार्रवाई करी थी पंजाब में चन्नी जी के भतीजे पर, नाम आपको बता दूं भूपिंदर सिंह हन्नी। उस वक्त आपने ईडी का बड़ा सहयोग किया था, बड़ी तारीफ करी कि देखिए कि ईडी ने कार्रवाई करी है, किस तरीके से कांग्रेस के नेता भ्रष्ट हैं। नेशनल हेराल्ड केस के ऊपर भी आम आदमी पार्टी का कुछ यही रुख था। अब ईडी अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गई। जी सर, देखिए ईडी अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है ना, हमने कहा है कभी कि ईडी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। लेकिन ये जो बीजेपी के लोग जिस तरह से जो पावर में बैठे हुए हैं, इस तरह से मिसयूज करते हैं, उनको थ्रेट करते हैं, और ये तो साफ है जाहिर पूरे देश के अंदर के कितने हिमांता जो है चीफ मिनिस्टर आपके आसाम के, इन्होंने पूरी किताब इसके ऊपर लिखी थी, एक पूरी बुकलेट उन्होंने पब्लिश की थी कि ये इन्होंने कितने घोटाले किए हैं, उनको बीजेपी में लेकर के इन्होंने कुछ नहीं किया। फिर कोई ईडी नहीं, कुछ नहीं, ना सीबीआई इंक्वायरी। अरे सर, मान लिया आम आदमी पार्टी बीजेपी ज्वाइन नहीं करना चाहती, आम आदमी पार्टी के नेता ज्वाइन नहीं करना चाहते, लेकिन सर जांच के लिए तो जाइए। जो बात आप कह रही पंजाब के अंदर, वो एविडेंस अगर आया है, सामने आया है, और उसका लॉजिक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज उसका लॉजिक क्या है, उसके अंदर ट्रूथफुलनेस नजर आ रही है कि नहीं आ रही है, ये इंपॉर्टेंट है। अब आप देखिए तीन जो है हमारे वरिष्ठ लीडर आम आदमी पार्टी के, उनको आपने अंदर कर रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कितनी बार बोला है और लोअर कोर्ट ने भी कहा है कि आप एविडेंस लेकर के आइए ना, आपके पास एक भी एविडेंस नहीं, एक भी। और आज तक सर सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि मनीष सिसोदिया को जमानत नहीं मिल सकती है, उन्होंने विरुद्ध, क्योंकि अभी जो स्थिति उनकी है उसमें संदेह है। आपको सर मनीष सिसोदिया की जमानत पे सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बात कही सर, नहीं तो कोई बेल नहीं मिली सर उन्हें। अगर मेरी बात पूरी नहीं सुनेंगी आप तो कोई फायदा नहीं है मेरी लेकिन बात सर आप सुप्रीम कोर्ट की गलत बात बोल रहे हैं सर, आप सही बात बोलिए। दो जो बीजेपी के हैं, सुन लीजिए, उन्होंने बोला है कि कोर्ट में क्यों नहीं जाते। आप ये बताइए कि आप मनीष सिसोदिया जी और जो हमारे नेता उनको आपने अंदर किया हुआ है, तो कोर्ट में क्यों नहीं जाते अभी तक? ये सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है आपसे कि आप कोर्ट में जाइए, और 2 मिनट लगेंगे, सिर्फ 2 मिनट, क्योंकि आपके पास कोई एविडेंस नहीं, कोई प्रूफ नहीं है, 2 मिनट में ये सब बरी हो जाएंगे, इसलिए आप नहीं जा रहे हैं। ये जो घोटालेबाज सरकार है, वो सबसे भ्रष्ट पूरे देश नहीं, पूरी दुनिया की सबसे भ्रष्टतम सरकार है, और सबसे भ्रष्ट लोग बीजेपी में घुसे हुए हैं। ये लोग कभी भी नहीं चाहेंगे कि कोई ईमानदार बंदा पॉलिटिक्स में आगे बढ़े, और अरविंद केजरीवाल ने पूरे देश के अंदर एक नई पॉलिटिकल सिस्टम शुरू कर दिया है। उन्होंने एक
नई सोच लोगों के दिमाग में आई है, और वो है बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण। ठीक है आशीष हांडा जी, आपने अखिल जी की पूरी बात सुनी। सुप्रीम कोर्ट का भी उन्होंने हवाला दिया कि सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है, वो कह रही है। इस वक्त सर सवाल बीजेपी पर यही उठ रहा है कि आप नहीं चाहते कि देश में विपक्ष टिके। कांग्रेस मुक्त भारत नहीं, विपक्ष मुक्त भारत चाहती है। चुप तो कराइए। अखिल जी सर आशीष जी की बात सुन लीजिए, बोलिए आशीष जी। जी पलक जी देखिएगा, पहली बात तो आपके दर्शकों को और हमारे लर्नेड फ्रेंड अकील जी को यह समझना पड़ेगा कि यह देश भारत के संविधान से चलेगा, केजरीवाल के संविधान से नहीं चलेगा। यहां भारत का कानून चलेगा, अरविंद का कानून नहीं चलेगा। ये कहते हैं कि मैं ही सब डिसाइड करूं, खुद को बेगुनाह होने का सर्टिफिकेट भी मैं ही दूं, वकील भी मैं ही बन जाऊं, जज भी मैं ही बन जाऊं। ऐसे देश नहीं चलने वाला। पहली बात क्यों? क्योंकि इनको चुप कराइए पलक जी प्लीज। ठीक है अखिल जी, अब सुन लीजिए, आपने अपनी बात रखी, आप बीजेपी का भी। क्योंकि जब ईडी ने अब तक 5 चार्जशीट दाखिल की, 5 चार्जशीट में से एक चार्जशीट में अरविंद केजरीवाल जी का भी जिक्र आया, और इस तरीके से आया कि ही इज द ब्रेन चाइल्ड ऑफ दिस लिक्वर स्कैम, तो उसमें सवालिया निशान उठे। फिर जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता चला कि जो गवर्नमेंट सर्वेंट हाई लेवल के और मनीष सिसोदिया के सेक्रेटरी सी अरविंद हैं, उन्होंने 164 में कोर्ट के आगे एडमिट किया, मजिस्ट्रेट के आगे, कि अरविंद केजरीवाल जी के घर पे ये मीटिंग हुई। अगर वो ऐसा कह रहे हैं तो क्या ईडी अरविंद केजरीवाल जी को उनके सामने बिठा के इन्वेस्टिगेट ना करे? अगर सुकेश जी ये कहते हैं कि 700 पेज का मैंने सारा रिकॉर्ड दे दिया है सुप्रीम कोर्ट में, क्या क्या चैट हुई मेरी आम आदमी पार्टी से, कहां मैंने इनके कहने से पैसे पहुंचाए, तो क्या ईडी उसको इंटेरोगेट ना करे? अगर अरविंद केजरीवाल के अपने पीए बिशप कुमार जी ईडी के इंटेरोगेशन में कुछ राज खोलते हैं, तो क्या अरविंद केजरीवाल जी से क्रॉस चेक ना किया जाए? क्या समीर मेहंदी रत्तू जो खुद कहते हैं कि भी मेरी बात अरविंद केजरीवाल जी से हुई विजय नायर जी के माध्यम से, क्या उसको क्रॉस चेक ना किया जाए? जब आंध्र प्रदेश के पार्लियामेंटेरियन ममुक्ता रेड्डी, जो अब खुद अप्रूवर बन गए हैं, वो गहरे इल्जाम लगाते हैं, तो क्या क्रॉस चेक ना किया जाए? और ये क्रॉस चेक करने के लिए अगर अरविंद केजरीवाल जी को बुलाया जाए, अगर उनको कहा जाए कि आप जांच में सहयोग कीजिए, तो वो दौड़े दौड़े भागे भागे से ऐसे घूम रहे हैं जैसे कि उनकी धोती में आग लगी हो और उन्हें पता हो कि मुझे तो अरेस्ट कर ही लेंगे। अरे किसने कहा आपको अरेस्ट करेंगे? हमारे साथ बने रहिए, विस्तार से इस मुद्दे पर चर्चा करते रहेंगे, क्योंकि इस वक्त आरोप है विपक्षी पार्टियों का कि ईडी का गलत इस्तेमाल हो रहा है। बीजेपी का कहना है कि ईडी अपनी रेगुलर इन्वेस्टिगेशन कर रही है। विस्तार से आज इसी मुद्दे पर कर रहे हैं चर्चा। तो आदमी भगोड़ा हो जाता है। मैं केजरीवाल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी भी एक चीज की बात कर रहा हूँ जो सीआरपीसी में प्रोविजन है कि कोई भी यदि वो भाग जाता है तो उसके लिए उसको भगोड़ा साबित करना होगा, और वो कहीं से भी अरेस्ट होकर के आ सकता है, जिस पर 82 सीआरपीसी कहते हैं। 82 के बाद भी यदि कोई नहीं हो जाता, अंडरग्राउंड हो जाता है, तो ऐसी हालत में आप बहुत को देखे होंगे, जैसे यहाँ हुआ था आजम खान के यहाँ, इनके घर में जब्ती कुर्की किया जाता है, चौखा चेवाड़ी जो भी सामान है उसको कुर्क किया जाता है, उसको जब्ती कुर्की करते हैं, जो 83 सीआरपीसी में कवर में आता है। ये मैडम लॉ है। लेकिन प्रमोद जी, इससे पहले आम आदमी पार्टी नेताओं की अगर हम बात करते हैं सर, पिछले 2 सालों का अगर हम बैकग्राउंड लेते हैं तो जांच में सहयोग किया जा रहा था। सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, साथ ही अगर मैं बात करूं संजय सिंह की, पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा था, वे पहुंच रहे थे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सीबीआई के सामने पेश हुए शराब घोटाले की पूछताछ को लेकर। क्या अब एक नया लीगल ग्राउंड जो है वो अपनाया जा रहा है कि पूछताछ के लिए बुलाया जाए ही ना, गिरफ्तारी हो जाएगी? मैं आपको बता दूं, इनको किसी ने सबक सिखाया कि जो हेमंत सोरेन कर रहे हैं उसको आप फॉलो कीजिए। यदि आप ये ले जाते हैं तो फिर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि हेमंत सोरेन के साथ अलग इश्यू था। हेमंत सोरेन हाईकोर्ट में गए, हाईकोर्ट से भी इनको रिलीफ नहीं मिला, उनको सुप्रीम कोर्ट में आए। दोनों जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय ने ये कहा कि नहीं जी, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के यहाँ आपको जाना ही जाना पड़ेगा। आज तक मैं अपनी जिंदगी का किसी इतिहास में मैंने देखा हूं किसी कोर्ट ने, जिसको समन कोर्ट ने आईओ ने किया हो, उसको वो मना कर दिया हुआ कि नहीं आप उसमें शामिल मत होइए। अब ये कह रहे हैं कि नहीं, आप हमको सवाल लिखिए और सवाल का हम जवाब देंगे। तो क्या कानून जो है उनके घर की खेती है क्या? जो केजरीवाल जैसा कानून बनाएंगे वो बनेगा? कानून की अपनी पृष्ठभूमि है,
कानून अपने हिसाब से चलता है, और जो गरीब के लिए कानून होगा केजरीवाल के लिए भी वही कानून। रवि अरोड़ा जी क्या कहना चाहेंगे? आम आदमी पार्टी इस वक्त ईडी का अपमान कर रही है, देश की संसद में बने PMLA एक्ट का अपमान कर रही है कि जो एक्ट अभी है उस एक्ट के तहत बकायदा लीगली आपको नोटिस भेजा जा रहा है और उसके बावजूद भी आप पूछताछ के लिए सामने पेश नहीं हो रहे हैं। देखिए, आम आदमी पार्टी की अपनी मजबूरी है। हम इसे एक राजनीतिक रंग से अगर देखें, उसके चश्मे से देखें, तो लगता है कि अरविंद केजरीवाल की एक बहुत बड़ी मजबूरी भी इसे कह सकते हैं, क्योंकि लोकसभा चुनावों में बहुत कम टाइम बचा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पूरा विपक्ष इंडिया गठबंधन का पार्ट होने के बावजूद भी अभी तक कोई भी पार्टी बेशक ईडी और लेकिन रवि अरोड़ा जी, मैं एक बात समझना चाहती हूँ, आपने इसे राजनीति से जोड़ा और लाजमी से बात है, राजनीति से इसलिए भी जोड़ा जा रहा है क्योंकि राजनेताओं के ऊपर कार्रवाई हो रही है। सर, आम आदमी पार्टी की लोकसभा में 1 सीट है। जब मैं बात कर रही हूँ झारखंड मुक्ति मोर्चा जो हेमंत सोरेन जी की पार्टी है, सर 1 सीट उनकी लोकसभा में है। 2 सीटों के लिए इतनी जद्दोजहद क्यों कर रही है बीजेपी, अगर कर रही है? नहीं, आप बात समझिए। बात सिर्फ 2 सीटों की नहीं है। बात यह कि पंजाब में अब केजरीवाल बात करते हैं 13 सीटों की, बात करते हैं चंडीगढ़ के साथ मिला के 14 सीटों की। अब केजरीवाल बात कर रहे हैं दिल्ली की 7 सीटों की। बात समझिए। और खासकर इंडिया गठबंधन की जब बात होती है तो ऐसे में कहीं ना कहीं अगर ये गठबंधन अगर एकजुट है तो क्यों नहीं उनके साथ आता, क्यों नहीं आप बात करते इसको लेकर कि केजरीवाल जी को जो नोटिस आया वो सही है या गलत, आप क्यों नहीं बोलते? ये कहीं ना कहीं राजनीति में होता है और ऐसा चलता है। लेकिन कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ केजरीवाल जी को पेश तो होना ही पड़ेगा। अगर वो आज पेश नहीं होते हैं तो यह भी तय है कि अगला नोटिस शायद उनकी गिरफ्तारी पर जाकर खत्म होगा। और चुनाव से पहले, लोकसभा चुनावों से पहले ज्यादा से ज्यादा टाइम पब्लिक के बीच में रह के कहीं ना कहीं सहानुभूति बटोरने की कोशिश केजरीवाल जी करने जा रहे हैं। और ये जो मुहिम जो चली है, जो जिस प्रकार से वो ना एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं, यह पूरी तरह से मैं समझता हूँ एजेंसी के पास ना जाना। कहीं ना कहीं अगर एक आप नेता है, राष्ट्रीय नेता है और आप कहीं जा नहीं रहे तो ऐसे में आपको पेश होना चाहिए, क्योंकि एक मैसेज जाता है समाज के अंदर। लेकिन कहीं ना कहीं ये राजनीतिक मजबूरी से के चश्मे से मैं देखता हूँ कि इनकी बहुत बड़ी राजनीतिक मजबूरी है। शायद इसी वजह से ये नहीं जा रहे, क्योंकि इनको पता है कि अखिल जी क्या कहना चाहेंगे? गिरफ्तारी की तलवार पहले तो शायद नहीं लटकी हुई थी, लेकिन जो 3 समन ठुकरा दिए गए, अपमान कर दिया गया ईडी का, अब जरूर गिरफ्तारी के संकेत जो है वे मिल रहे हैं। अखिल जी देखिए, ये जो समन है ये ईडी ने नहीं भेजे, ये मोदी जी ने भिजवाए हैं। मोदी जी को अच्छी तरह से लग गया है कि अभी गठबंधन जो है वो आ चुका है पूरे देश के अंदर। अभी आशीष जी आपके पास आती हूँ, आप बताइएगा कि मोदी जी समन भेज रहे हैं, शायद यही काम होगा उनका। आप बताइएगा आशीष जी, मैं आपके पास आऊंगी। आप बोलिए अखिल जी। पलक जी बोलिए अखिल जी बोलिए। हाँ, मैं कहना चाह रहा हूं कि मोदी जी को ये अच्छी तरह से लग गया है कि 2024 में जो केजरीवाल का मॉडल है वो देश के अंदर लोगों को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। और जो गठबंधन का जो अभी इंडिया गठबंधन बना है उसका बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन हो गया पूरे इंडिया में। तो ये इसीलिए इस डर से ईडी को और सीबीआई को और जो आप जितने भी एजेंसी है इसका मिसयूज कर रहे हैं, ये साफ साफ नजर आ रहा है। हाथ कंगन को आरसी का, पढ़े लिखे को फारसी क्या, ये पूरा देश देख रहा है। और ये 2024 में जो इलेक्शन होगा ना, ये पूरे देश को बता देगा कि भ्रष्टाचार, झूठ और बेईमान झूठ पार्टी को देश से हटाना जरूरी है। और यही चिंता खाई जा रही है मोदी जी को, क्योंकि उनके यहाँ इतने ज्यादा घोटाले हुए हैं, करोड़ों, लाखों करोड़, हजारों में छोड़ दीजिए, लाखों करोड़ उन्होंने सारे घोटालेबाजों को अपने यहाँ ला करके, बीजेपी में ला करके उन्होंने उनको सेव कर दिया है। कोई उनके ऊपर ईडी की कार्रवाई नहीं, कोई सीबीआई की कार्रवाई नहीं, कोई किसी तरह का इनकम टैक्स की कार्रवाई नहीं है। ये प्रूफ हो चुका। और कितने लीडर गए हैं। और अगर ये मनीष जी और संजय सिंह जी, अगर ये सत्येंद्र जी अगर ये बीजेपी में चले जाते था तो इनको कभी भी गिरफ्तार नहीं किया जाता। इनको बड़े आराम ठीक है ना सर। अखिल जी आपके नेता बीजेपी ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं तो आ जाए ना ईडी के सामने सर। ये परहेज क्या है? 10 सवाल पूछेगी ईडी। अगर आप पाक साफ है सर तो इसमें गलत क्या है सर? सवालों के जवाब देने हैं ना। सीबीआई ने गिरफ्तार तो किया था दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 1 साल पहले। कुछ भी कर ले, अरविंद जी ने साफ बोल दिया हम ईमानदार हैं। ठीक है आशीष जी क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि अखिल खान जी ने आज JK 24/7 न्यूज पे डिक्लेयर कर दिया है अरविंद केजरीवाल जी के बाद कि ये समन जो है वो ईडी ने नहीं भेजा है, मोदी जी ने भेजा है।
बिल्कुल। देखिएगा पलक जी, हम सब जानते हैं कि सियानी बिल्ली खंबा नोचे, इनके तो घर पे बारिश भी होगी तो ये कहेंगे कि मोदी जी ने करवाई है, मोदी जी को इतना मान देते हैं, ये इनका बड़प्पन है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि ईडी सीबीआई अब पिंजरे में बंद तोता मैना नहीं है, वो इंडिपेंडेंट एजेंसीज हैं, लेकिन इन्हें कोर्ट पे भरोसा नहीं है। अच्छा, आप ये देखिएगा जब ये ईडी को क्यों समन करने पड़ रहे हैं अरविंद केजरीवाल को, मैं और बताता हूं। जो फॉर्मर एक्साइज कमिश्नर गोपी कृष्ण जी थे, उन्होंने ये टेस्टिमनी दी है। नाम देखिएगा, फॉर्मर एक्साइज कमिश्नर, कि भैया ये जो 12% प्राइवेट प्लेयर्स को देने की बात हुई थी, ये इसकी कोई डिस्कशन नहीं हुई थी और ये जीओएम द्वारा अप्रूव्ड भी नहीं था। एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई इस सब के ऊपर और उसको लीड कर रहे थे फॉर्मर एक्साइज कमिश्नर आर.के. धवन जी, जिन्होंने ये कहा कि हमने कभी रिकमेंड ही नहीं किया कि सारा का सारा बिजनेस जो है वो प्राइवेट प्लेयर को दे दीजिए। अच्छा, और जानिएगा, जब कोर्ट ये एडमिट करता है कि भैया 338 करोड़ का मनी ट्रेल है, ये कोर्ट ने एडमिट किया, तो ये कहते हैं कि कोई घोटाला ही नहीं हुआ। जब ये बात निकल के आती है कि 100 करोड़ के कविता से विजय नायर के पास गए, ये कहते हैं ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, इलेक्शन में गोवा में यूज ही नहीं हुआ। जब ये कहते हैं, ये प्रूव हो चुका कि अरविंद केजरीवाल को 32 लाख रुपए खुद दिनेश अरोड़ा ने दिए, अपने हाथ से दिए, तो क्या उसको इंटेरोगेशन नहीं होगी? इनको किसी सवाल का जवाब नहीं देना कि ये पॉलिसी लाए क्यों, लाए तो 5% से 12% क्यों किया, 144 करोड़ बिजनेसमैन के माफ क्यों किए, इतनी अच्छी थी तो उसको वापस क्यों लिया, 170 बार सिम क्यों बदले? इनको किसी सवाल का जवाब नहीं देना, सिर्फ विक्टिम कार्ड प्ले करना है, हाय 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 करना है, पहले करप्शन करनी है और फिर जेल जाने के डर से ये कहना है कि ये ईडी सीबीआई मोदी जी की एजेंसीज हैं, जो कि संवैधानिक एजेंसीज के ऊपर लगाया गया बहुत बड़ा इल्जाम है। और सबसे बड़ा सवाल है, जवाब देना नहीं चाह रहे। ठीक है, आपकी बात सारी सुनी, आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, ईडी द्वारा इन्वेस्टिगेशन हो रही है सर। लेकिन जो पीएमएलए की हम बात कर रहे हैं सर, 2002 की ईडी में और आज 2023 में जब हम बैठे हैं, उस ईडी में और आज की ईडी में बहुत फर्क है सर। आपके फंडामेंटल राइट्स, एफआईआर जो बकायदा हमें मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती आपको सर। में भी है, इसको बोलते हैं पॉलिटिकल विल। सेना पहले भी हमारी शूरवीर थी, सेना पहले भी हमारी बहुत बलवान थी, लेकिन हम डरते रहते थे पाकिस्तान और चाइना से। पॉलिटिकली हम स्ट्रांग नहीं थे, पॉलिटिकल विल नहीं थी। भारत पहले भी विश्व गुरु बनने के लायक था, लेकिन उसको हमेशा अमेरिका से सबसे डरा के रखा गया, इस तरह से प्रेजेंट किया गया। ये सिर्फ ऑपोजिशन के लिए बनाया गया है? का हमारा पीएमएलए के अंदर अमेंडमेंट सिर्फ ऑपोजिशन के लिए किया गया है सर? जी नहीं, बिल्कुल नहीं पलक जी, हमने बार बार ये कहा है कि ईडी हो या सीबीआई हो, ये सब सबके ऊपर इंटेरोगेशन इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। समय आने पे सबका न्याय होगा, एक भी बख्शा नहीं जाएगा। अब ये टॉपिक नहीं है, लेकिन मैं आप ही को बता दूं कि अगर हमारे शीर्ष नेतृत्व कहीं लगा कि कुश्ती संघ के इलेक्शन में भी वो ठीक नहीं हुआ, तो इमीडिएटली इलेक्शन जीतने के बाद भी बॉडी को सस्पेंड किया गया कि नहीं किया गया? शीर्ष नेतृत्व कभी भी मोदी जी के नेतृत्व में घपला, गड़बड़, करप्शन नहीं होने देगा। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आप चारों का। आप चारों ने अपना कीमती समय दिया, विस्तार से इस मुद्दे पर चर्चा की, जहां पर केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये ऐलान कर दिया है कि शराब घोटाला हुआ ही नहीं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के प्रेस कॉन्फ्रेंस के जवाब में बीजेपी नेता आशीष सूद ने कहा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को गलत आरोप लगाने की आदत हो गई है। वो ईडी, सीबीआई जैसी एजेंसियों से इसलिए बच रहे हैं क्योंकि उन्होंने घोटाला किया और इसलिए वो बीजेपी पर हमेशा आरोप लगाते हैं। क्या कुछ है उनका पक्ष, चलिए आपको सुनाते हैं। हमारे साथ बात करने के लिए आशीष सूद जी है, बात करते हैं। आशीष जी, ईडी ने 3 बार मुख्यमंत्री को बुलाया और आज सुबह से लगातार ये लग रहा था कि ईडी वहां पहुंचेगी, उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। कल से आम आदमी पार्टी की तरफ से ये ट्वीट पे ट्वीट किए जा रहे थे, लेकिन ईडी की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया है कि अभी कोई गिरफ्तारी नहीं है, कोई बुलावा नहीं है, किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं है, समन जाएगा जो कानूनी प्रक्रिया है। आम आदमी पार्टी को कैसे पता ईडी आने वाली है? ये तो सब गोपनीय चीज़ें होती हैं। दरअसल ये सब इंडिया अलायंस के नेताओं पे दबाव बनाने का खेल है। ये इंडिया अलायंस का जो घमंडिया गठबंधन है, उसके अंदर जो विरोधाभास है और उसके अंदर अपने अपने माल को झपटने की लड़ाई है, उसमें दबाव बनाने के लिए अरविंद केजरीवाल बहुत बड़े नेता हैं। मोदी जी डर गए, हर चुनाव में कहते हैं। उसी बात को बढ़ाने के लिए इस प्रकार का एक प्रपंच रचा जा रहा है। कानून अपना कार्रवाई करेगी और इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। नरेंद्र मोदी जी ने कई बार साफ कहा है
जिसने जनता का लूटा उसे देना पड़ेगा। अगर अरविंद केजरीवाल ने लूटा है तो देना पड़ेगा, और नहीं है तो देश में कानून है। और आम आदमी पार्टी तो नगर निगम के एल्डरमैन की नियुक्ति के लिए कोर्ट चली जाती है। अगर समन गलत है तो कोर्ट क्यों नहीं गए? अब दूसरी तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई आरोप लगा रहे हैं, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि सब कुछ एक सोची समझी साजिश है। चुनाव में वो जाना चाहते हैं, प्रचार करना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी से बीजेपी डर रही है, प्रधानमंत्री डर रहे हैं। सीधा बार बार यही आरोप। गोवा के चुनाव में कहा आम आदमी पार्टी से डर रहे हैं, हिमाचल के चुनाव में कहा, गुजरात के चुनाव में कहा, उत्तर प्रदेश के चुनाव में कहा, मध्य प्रदेश के चुनाव में कहा मैं जा रहा हूं, मुझसे डर रहे हैं। हर जगह तो नोटा से कम वोट आ रहे हैं। वो पार्टी जिसका लोकसभा में एक सांसद है, वो भी बाई इलेक्शन में जीत कर आया है, वो इस प्रकार की घोषणा करती है, दुनिया हंसती है। लेकिन मुख्यमंत्री जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आप लोगों पर आरोप लगा रहे हैं, वो आरोप आप लोग कैसे देख रहे हैं? मुख्यमंत्री का तो काम है आरोप लगाना। उनकी पूरी राजनीति को आप देखें। आप जब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके पास जाएं तो एक बाइट निकाल कर ले जाइएगा जिसमें वो कहते थे आरोप लगते ही इस्तीफा दे देना चाहिए, आईना दिखाकर आइएगा अगर पत्रकार जगत स्वतंत्र है तो। ठीक है, बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। वीडियो जर्नलिस्ट साजिद के साथ ताबिश कमाल, दिल्ली। चलिए खबरों में आगे बढ़ते, सीधा आपको लेकर चलते उत्तर प्रदेश के लखनऊ में, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। एक नजर वहां भी। बच्चे जाएं, ड्रॉप आउट रेट को हम नियंत्रित कर सकें, इसके लिए भी कुछ नए प्रयास किए। हमने 2017 में जुलाई मास में ये प्रारंभ किया कि 15 दिन का एक पक्ष का हम लोग स्कूल चलो अभियान चलाएंगे। इसमें हर शिक्षक, हर जनप्रतिनिधि, हर प्रशासनिक और शिक्षा विभाग का अधिकारी इस अभियान के साथ जुड़ा, और इसी का परिणाम है कि जब हमने गत वर्ष ये कहा कि भाई देखो अब बहुत हो चुका है, हमें बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में सही संख्या चाहिए और इन्हें आधार से ऑथेंटिकेट करने की व्यवस्था करिए। इस सब के बावजूद मैं कह सकता हूं कि 40 लाख बच्चों की बढ़ोतरी उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में हुई। और फिर हम लोग जब जाते थे अलग अलग जनपदों में जाते थे, हम लोग देखते थे बच्चे खासतौर पर बालिकाओं की संख्या ऐसी ज्यादा थी जो नंगे पैर स्कूल जाते थे। इस भीषण शीतलहरी में एक सामान्य शर्ट पहनकर के स्कूल जाती थी, उन्हें समय पे बैग बुक्स नहीं मिल पाती थी। हम लोगों ने फिर तय किया कि सब कार्य सरकार करेगी। चैलेंज था हमारे सामने कि कैसे होगा। हम एक साथ इन सभी कार्यक्रमों को लेकर के चले। 1,25,000 शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया हो, प्रदेश के अंदर ऑपरेशन कायाकल्प का कार्यक्रम हो, प्रदेश के अंदर हर बच्चे को 2 यूनिफॉर्म मिलेंगे, बैग बुक्स स्वेटर्स सूट सॉक्स बुक्स और बैग वगैरह हम उपलब्ध करवाएंगे। और आज उसका परिणाम है कि अब हम लोगों ने इसकी धनराशि भी डीबीटी के माध्यम से देना प्रारंभ कर दिया है। और यहीं पे हम लोग अप्रैल मास में ही सत्र प्रारंभ होते ही डीबीटी के माध्यम से उन बच्चों के अभिभावक के खाते में उस धनराशि को भेजने का काम करते हैं। और उन सभी बच्चे, अब हर विभाग अपने बच्चे के लिए स्वयं अपनी पसंद के अनुरूप यूनिफॉर्म खरीदते हैं। यह एक कार्यक्रम एक पक्ष शिक्षा का था, यह बेसिक शिक्षा में। और पीएम श्री स्कूल तो एक अभिनव प्रयोग है, एक नया प्रयास है, और जिसकी आज की सबसे बड़ी आवश्यकता थी। हमने इसका एक प्रयोग यहां पे किया है, वह किया है जिसमें अटल आवासीय विद्यालय, जो श्रमिकों के बच्चों के लिए या कोरोना कालखंड में जो बच्चे अपने लीगल अभिभावक को खोए हैं, उन बच्चों के लिए एक आवासीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय की तर्ज पर हम लोगों ने प्रदेश के अंदर प्रारंभ किया। पहले चरण में हमने 18 ऐसे विद्यालय प्रारंभ किए हैं, जिनका भी पिछले दिनों ही हमने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से लोकार्पण किया है। लगभग 12 से 15 एकड़ के क्षेत्रफल में
हमने वहां पे विद्यालय के भवन बनाए हैं, बालक और बालिकाओं के लिए हॉस्टल भी वहां उपलब्ध करवाए हैं, उनके लिए खेल का मैदान भी दिया है, उनके लिए अत्याधुनिक लैब्स बनाई हैं, उनके लिए डिजिटल लाइब्रेरी भी वहां तैयार की है और चयन की क्रिया के साथ हमने जोड़ते हुए। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है दिल्ली से। 2024 चुनाव की तैयारियों में जुटी है बीजेपी। दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने एक अहम बैठक बुलाई है। बैठक में कई अहम मुद्दों पर बातचीत हो रही है। 2024 को लेकर रणनीति बनाई जा रही है। अलका गुर्जर समेत कई दिग्गज नेता इस बैठक में मौजूद। बड़ी अपडेट, 2024 के लोकसभा चुनाव में 7 सीटें दिल्ली में हैं और इस बीच मंथन जरूरी है क्योंकि 7 की 7 सीटें बीजेपी के पास 2019 में थी। इस बीच 2024 के लिए क्या कुछ रणनीति रहेगी, इस पर अहम बैठक हो रही है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते सीधा आपको लेकर चलते देश की राजधानी दिल्ली के अंदर, जहां बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। क्या कुछ है उनका कहना, चलिए आपको सुनाते हैं। इन्होंने जांच की व्यवस्था की थी, यानी पैथोलॉजिकल टेस्टिंग की। अब जो विजिलेंस की रिपोर्ट्स आई हैं और जो विभागीय फाइंडिंग्स हैं, उसके आधार के ऊपर वो जांचें भी अब पूरी तरीके से आंच के घेरे में आ गई हैं। इस प्रकार के फैक्ट्स सामने आए हैं कि जो उनकी तथाकथित मोहल्ला क्लिनिक थी, सर्वप्रथम तो हम कहना चाहेंगे कि स्वतंत्रता के अमृत काल में आने के बाद भी देश की राष्ट्रीय राजधानी में सुपर स्पेशलिटी का कोई इंस्टीट्यूट या ऐसी कोई व्यवस्था या ऐसी कोई लैब बनाने के बजाय मोहल्ला क्लिनिक तक ही सोच सीमित थी, जो 75 वर्ष पूर्व भी थी। परंतु उसमें भी क्या हुआ, मीडिया में भी ऐसी रिपोर्ट्स हैं, कई स्वयंसेवी संगठनों ने भी इस विषय के ऊपर ध्यान आकर्षित किया था और जांच में भी आया कि एक दिन में 500 पेशेंट देखे गए हैं। अधिकतम संख्या 533 है, जबकि जो औपचारिक समय है मोहल्ला क्लिनिक का वो सुबह 9 बजे से 1 बजे तक है। अब आप इमेजिन करिए कि 9 बजे से 1 बजे तक 4 घंटे में कितने मिनट हुए, 240। और अगर 240 मिनट में किसी ने 533 पेशेंट देख लिए, इसका मतलब आधे मिनट में एक पेशेंट देख लिया, जिसमें एक पेशेंट का आना जाना, डॉक्टर का उसकी बात सुनना, असेसमेंट करना, जांच का पर्चा लिखना। महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि जब त्योहारों के दिनों में बड़ी भीड़ होती है ना, तो आप जाते हैं तो मंदिर में बड़ी भीड़ होती है, इतने सेकंड्स में तो व्यक्ति उस धक्का मुक्की में दर्शन भी नहीं कर पाता है जितने में आपके डॉक्टर ने उसके दर्शन करके रोग को समझकर रोग का निदान समाधान सब लिख दिया। यह है ईमानदारी का नया किरदार। और टेक्निकली मैं पूछना चाहता हूं, ये वो सरकार है ना जिसने कहा था कि हम सीसीटीवी का पूरा जाल बिछा देंगे दिल्ली में, तो मोहल्ला क्लिनिक्स में सीसीटीवी है कि नहीं? और अगर है तो उन मोहल्ला क्लिनिक में उस डेट की सीसीटीवी फुटेज दिखाइए कि 533 लोग कहां लाइन लगाए हुए थे, क्योंकि मोहल्ला क्लिनिक तो छोटी छोटी स्पेसेस में है ना। तो 533 लोग अगर आए तो सीसीटीवी फुटेज में होना चाहिए ना। बस यही सब चीजें हैं जिसकी वजह से जांच की आंच से घबरा रहे हैं। और इसमें जो प्रोसीडिंग्स में बात आई है, मैं कोट करना चाहता हूं कि नेसेसरी डिसिप्लिन प्रोसीडिंग्स में बी इनिशिएटेड अगेंस्ट द प्रोजेक्ट डायरेक्टर OLS आउटसोर्स लैब सर्विसेज। महत्वपूर्ण बात यह है कि यह सरकारी एजेंसी नहीं कर रही है, ये सब आउटसोर्स है, यानी प्राइवेट एजेंसीज को जांच दे रखी है। एंड अदर्स ऑफ द OLS ब्रांच फॉर नॉन कंप्लायंस ऑफ द डायरेक्शंस ऑफ द ऑनरेबल LG विच कुड हैव लेड टू द लॉस ऑफ एक्सचेकर। यानी अब यह संदेह है कि वहां वो मरीज ही नहीं थे जिनके नाम के ऊपर बिलिंग रेस करके टेस्टिंग करा दी गई। A detailed vigilance inquiry may be conducted to bring out the quantum of loss of the exchequer to the collusion of the director and support staff with the private agencies. अब जो
उपराज्यपाल महोदय ने ये लिखा है और ये पब्लिक डोमेन में है, मीडिया में, उसके बिंदु क्रमांक 33 पे देखें तो लिखा हुआ टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ टेस्ट वर रिकमेंडेड प्राइमा फेसी टू द घोस्ट पेशेंट, यानी जिनका अस्तित्व ही नहीं था। यही अंतर है। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा हर चीज डिजिटली ट्रांसफर होती है, इसीलिए ये लोग आधार का भी विरोध करते थे, क्योंकि यदि व्यक्ति का आधार कार्ड है और डिजिटली उसके अकाउंट में ट्रांसफर हो रहा है तो उसमें किसी भी प्रकार का झोल होने की संभावना नहीं है। पर यहां पर फिर इंपेरिकल डाटा प्रूविंग एंट्री ऑफ द फेक मोबाइल नंबर्स, ब्लैंक मोबाइल नंबर्स ऑफ द फिक्टिशियस पेशेंट्स, fake attendance of the doctors and fictitious data of the patient established with a widespread corruption, manipulation of the documents, forgery of the record with the sole intention to loot the government exchequer and extended under the benefit of the private parties operating at AAMC as well as the dispensaries, polyclinic and hospitals of the Delhi government। यानी अब ये बहुत साफ हो गया कि पहले आपने मोहल्ला क्लिनिक बनाई, फिर उसमें जांच, पहले मामूली जांच होती थी, फिर बड़ी जांच की व्यवस्था की, फिर वो सब आउटसोर्स कर दी, यानी कुछ कुछ वैसा ही जैसा शराब घोटाले में हुआ था। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन